हेलो जेंटलमैन। हम लोग अपना सब्जेक्ट एक पॉलिटी वो खत्म कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आर्ट एंड कल्चर ये स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अपना प्रोसीजर तो सेम वही रहेगा, क्वेश्चंस के थ्रू ही पॉज करके अपना क्वेश्चन लगाओ। ओके। बट इसमें दो तीन चीज़ें और हैं कि देखो, साल भर में बहुत सारी न्यूज आती रहती हैं। ओके। न्यूज आते आते नहीं थकेंगी, आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। आर्ट एंड कल्चर से दो से तीन मुश्किल से क्वेश्चन आते हैं, और वो भी इंटरलिंक करके आते हैं एंशियंट हिस्ट्री से। या फिर कोई ना कोई ऐसी टर्म आ जाएगी जो आपने ना कभी पढ़ी होगी ना सुनी होगी। तो उसके लिए ज़्यादा इधर उधर माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं। ओके। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, उतने में से ही आ जाएगा। क्योंकि टॉपिक्स वही लेकर आया हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप अगर पीवाई को उठाकर देखोगे, और बहुत से स्टूडेंट ने पीवाई को किए भी होंगे, तो आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि यूपीएससी उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है जिसका खुद का एक स्टैटिक पार्ट होता है। जो बिल्कुल ही नया होता है तो वो तो सबके लिए न्यू है, आपके लिए भी, और जो पहले से ही दे चुके हैं या इंटरफेस कर चुके हैं उनके लिए भी न्यू है। ओके। तो क्योंकि न्यूज बहुत सारी है, ओके, हमें बस काम काम की न्यूज पर फोकस करना है। ओके। चलिए फिर, क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट, हाँ एक चीज और, एक भाई ने कल वीडियो पर कमेंट किया था कि हिंदी में भी लेकर आइए। तो भाई ये स्लाइड्स तो मैंने पहले ही बना दी थी, तो इस वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसके बाद उसमें दोनों का मिक्सचर आप मैं लेकर आऊंगा। ओके। तो वैसे तो जरूरत है नहीं, पर ठीक है, मैं ले आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो मैं खुद भी हिंदी में बोल कर बताता हूँ। ओके। तो वहां से भी आप कर सकते हो। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डीलिस्टिंग ऑफ मोन्यूमेंट्स। ओके। जो मोन्यूमेंट्स है हमारे राष्ट्रीय विरासत के, जो ये, ठीक है, मोन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स वगैरह या फिर कुछ भी और चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं नेशनल इंपॉर्टेंस है, एंशियंट टाइम की हैं, तो उनको डीलिस्टिंग किया जा रहा है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, तो उसको लेकर क्या स्टेटमेंट होगी वो बतानी है। अच्छा, फर्स्ट है, कोस मीनार आर मेडिवल इंडियन माइलस्टोन। ओके। मध्यकाल में बनी थी, अलोंग द ग्रांड ट्रंक रोड पर है, इंट्रोड्यूस बाय द 16th सेंचुरी रूलर शेर शाह सूरी। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन यहाँ निकल कर आता है कि शेर शाह सूरी का, तो ये बनवाया किसने? शेर शाह सूरी ने। ओके, रूलर शेर शाह सूरी, क्वेश्चन आ सकता है भाई, शेर शाह सूरी ग्रांड ट्रंक, ये कोस मीनार किसने बनवाया? शेर शाह सूरी। फेसिंग डीलिस्टिंग, ओके, इसे डीलिस्ट कर दिया गया है। अच्छा देखो, जब आप एक लिस्ट निकालोगे ना इसकी, तो उस पर देखो मेनली, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं पूरी न्यूज आपको बता दूंगा। सेक्शन 35 ऑफ AMASR, लाइक एंशियंट, ये रहा देखो, एंशियंट एंड मॉन्यूमेंट्स। ओके। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एम्पावर करता है, पावर देता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, कि वो डिक्लेयर कर सकती है वेदर एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स हैव सीज्ड टू बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस की होंगी या नहीं होंगी। ओके। उसके बाद है आर्टिकल 49 डीपीएसपी। ओके, आपने पढ़े होंगे डीपीएसपी, उसमें भी दिया हुआ है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस द कंट्री, कि वो उनका प्रोटेक्शन करे, उन्हें सुरक्षित रखे। ऐसा आर्टिकल 49 बोलता है डीपीएसपी में। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट में से सही है? देखो, न्यूज क्यों है ये खबर में, क्योंकि अभी अभी 24 साइट्स जो थी, क्योंकि उनमें से 18 साइट्स को डिलिस्ट कर दिया है। ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स के 18 साइट्स जो है वो डिलिस्ट कर दिया। अब इनमें कौन कौन सी 18 साइट्स हैं, वो आपको भाई साइट पर जाकर पता चलेगी, सारी मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता। ओके। तो साइट पर जाओगे, एक बार गो थ्रू करके एक बार माइंड में से निकाल लेना। क्योंकि आप अगर पीवाई को उठाकर देखोगे ना, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज डिलिस्ट, तो कौन कौन सी डिलिस्ट कर दी गई है, और उसमें से चार पांच साइट्स का नाम दे देगा, और पूछेगा ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, इस तरीके से। आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो आराम से माइंड क्लिक हो जाएगा उस टाइम पर। तो चलिए फिर आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो कोस मीनार ये शेरशाह सूरी ने, और ये डीलिस्टिंग कर दी गई है, ये सही है। सेकंड है, देखो इसका सेक्शन है 35, ये इंपावर करता है सेंट्रल स्टेट, ये ऐसा कह रहा है। तो क्या ये सच में सेंट्रल स्टेट को इंपावर करता है? क्या स्टेट के पास ये अथॉरिटी है
कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का किसी को घोषित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उसे हटा सकते हैं, क्या है? तो ये स्टेट के पास नहीं है, सेंटर के पास है। ये एम्पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुई। उसके बाद है आर्टिकल 49 डीपीएसपी, कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट। तो ये सही है कि वो आपने पढ़ा भी होगा आर्टिकल 49 डीपीएसपी, क्योंकि इन पे ज्यादातर रेगुलर क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो ये तो आपको रटा हुआ होगा। तो ये ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या ये होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है, बताओ? तो ये रॉन्ग है। किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो ओनली हमारे दो ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, 1 और 3। ओके, तो याद रखना ये, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से, हालांकि इससे नहीं है, पर इसी तरह के कोई ना कोई एक्ट से कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देगा या स्टेट गवर्नमेंट को, तो पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, नालंदा यूनिवर्सिटी, देखो इसको लेकर काफी, मतलब पता है ना कि रिवाइव करने की बात चल रही है वहां पर। तो नालंदा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन है, तो बताइए भाई कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। ये बोल रहा है कि फाउंडेड बाई कुमार गुप्त, गुप्त डायनेस्टी, कुमार गुप्त फर्स्ट इन द 5th सेंचुरी। ठीक है, इट इंक्लूड्स बौद्ध विहार। अच्छा, इसमें विहार और चैत्य, अच्छा मेरे एक क्वेश्चन है कि विहार और चैत्य क्या होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पीवाईक्यू आया हुआ है विहार और चैत्य के ऊपर। समटाइम्स वी कॉल विहार, समटाइम्स वी कॉल चैत्य, डिफरेंस। एंड एडमिशंस जो होंगे बेस्ड ऑन कास्ट, अच्छा कास्ट के बेसिस पर, एंड मेरिट्स, तो मेरिट्स के बेसिस पर, तो इन दोनों के बेसिस पर एडमिशंस लिए जाते हैं इसमें नालंदा में। इट डिस्ट्रॉयड, इसे मतलब डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था 1205 एडी में बाई तुर्किश जनरल बख्तियार खिलजी अंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का था बख्तियार खिलजी जो जनरल था। एंड द रूइंस ऑफ नालंदा वर डिक्लेयर्ड। अच्छा देखो, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जनरल था, तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी, उसने तो इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जला दिया था, आग लगा दी थी, और इसकी जो बुक्स वगैरह थी वो काफी जल भी गई थी, ये तो आप पढ़ते रहते हो। उसके बाद एक चीज और है, लास्ट में एक स्टेटमेंट और ऐड की गई है कि द रूइंस ऑफ नालंदा, जो भी नालंदा जो बचा जलाने के बाद, जो तोड़ फोड़ कर दी उसमें डिस्ट्रॉय करने के बाद, उसे डिक्लेयर कर दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016। अब भाई जब नालंदा यूनिवर्सिटी न्यूज में है, तो चीजें तो यहाँ भी न्यूज में आएंगी कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं है। ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज साइट से क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि और अब यहाँ से तो पूछना कंपलसरी भी हो गया, क्योंकि ये बढ़ भी गई है, क्योंकि 43 हो गई है ना। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर, ओके, नालंदा वाज विजिटेड बाय बुद्धा। ठीक है, अच्छा देखो, महात्मा बुद्ध को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर भ्रमण किया था, कहाँ कहाँ पर वो गए थे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि नालंदा में क्या उन्होंने विजिट किया था। तो पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि नालंदा में विजिट किया था महात्मा बुद्ध जी ने। सारिपुत्र और मोगलन, ये उनके दो क्या थे, चीफ डिसिप्लिन, उनके शिष्य थे, हेल्ड फ्रॉम द नालंदा रीजन, नालंदा रीजन से ही थे। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग महावीर जो वर्धमान महावीर थे, उन्होंने अपने 14 वर्षा की सीजन, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब हम जैन धर्म पढ़ते हैं, तो वो उसमें एक चीज पढ़ते हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वर्षा के दिनों में वो रुक जाते थे। ठीक है, वर्षा के दिनों में नहीं जाते थे वो। तो इन्होंने 14 वर्षा के दिन अपने नालंदा में बिताए थे। तो ये तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सी हो गई कि भाई 14 साल, क्या वो 14 साल, 14 रेनी सीजन थे वो बिताए थे, बुद्धा गए भी थे नहीं गए थे। तो ये स्टेटमेंट अब बताइए इनमें से कौन सी सही है। तो यहाँ पर अब देखो, अगर बात करूं कुमार गुप्त, ये तो सही है, हमारे भाई कुमार गुप्त ने फाउंडेड किया था। स्टेटमेंट ये फोर्थ वाली जो है वो भी सही है, तो ये दो स्टेटमेंट तो हो गए सही। बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2016, ये भी सही है। ओके, तुर्किश जनरल बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमें जहां पर डाउट है वो है ये सेकंड वाला, और होता भी है क्योंकि यहाँ पे ये दो जो चीजें हैं, कास्ट और मेरिट, क्या कास्ट और मेरिट दोनों के बेसिस पर होता था, या सिर्फ कास्ट के बेसिस पर, या सिर्फ मेरिट के बेसिस पर, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो भाई ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि उस टाइम जो एडमिशन होते थे वो होते थे मेरिट के बेसिस पर। आप में कैपेबिलिटी है, आप में कैपेसिटी है, आप इंटेलिजेंट हो, तो आपका एडमिशन होगा।
और मेरिट के बेसिस पर, क्योंकि जो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराते तो वो प्रोफेशनल्स थे वहीं पर, जो ऑलरेडी पहले ही ट्रेंड हो चुके थे वो कराते। तो मेरिट के बेसिस पर एडमिशंस थे, कास्ट के बेसिस पर नहीं थे। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा तो ये सेकंड स्टेटमेंट ओनली थ्री, ये तीन स्टेटमेंट आपकी सही है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विहार और चैत्य। अच्छा, चैत्य की अगर हम बात करूं तो चैत्य जो होते हैं वो हो गए पूजा स्थल, जहां पर पूजा वगैरह हो जाती है, वर्शिप प्लेस। और जो विहार है, अब विहार से ही भाई पता चल रहा है रहने के लिए, जहां पर लोग रहते थे। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल लैंग्वेज। अच्छा देखो, ये है व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिसेंटली एडेड सम लैंग्वेज इनटू क्लासिकल लैंग्वेज। ओहो, अच्छा क्लासिकल लैंग्वेज की बात आ गई, शास्त्रीय भाषाएं। अच्छा देखो, क्लासिकल लैंग्वेज को ये मत समझ लेना कि क्लासिकल डांस की बात चल रही है। शास्त्रीय डांस अलग है, शास्त्रीय भाषा अलग है। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज, अच्छा मैं आपसे एक पूछूं कि स्टार्टिंग हमारी क्लासिकल लैंग्वेज कितनी थी? सिक्स थी। अभी कितनी ऐड की है? पांच ऐड की गई है। टोटल कितनी हो गई है? 11 हो गई है। अंडरस्टैंड, न्यूज में थी ना क्लासिकल लैंग्वेज। तो अब देखो, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू मराठी। अच्छा देखो, ये आपको याद रखनी है पांच कौन कौन सी थी। मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। ओके, तो ये पांच लैंग्वेज को ऐड किया गया क्लासिकल लैंग्वेज में। उसके बाद एक कैटेगरी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज अंडर यूनियन गवर्नमेंट इज मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्लासिकल लैंग्वेज को यूनियन गवर्नमेंट के अंदर 8th शेड्यूल में मेंशन किया गया था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, ये ऐसा बोल रहा है। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग क्लासिकल लैंग्वेज, कि क्लासिकल लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया जो होता है कि किस लैंग्वेज को हम शास्त्रीय भाषा या फिर क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करेंगे। ओके, तो उसका जो क्राइटेरिया, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम देखेंगे उस लैंग्वेज के अंदर, इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान में मेंशन है। बताइए कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए मैं आपको लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक चीज बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी 8th शेड्यूल है उसमें हम पढ़ते हैं हमारी 22 भाषाएं हैं। ओके, तो ये जो लैंग्वेज है जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज ऐड किया गया, ये भाषाएं इसमें तो मेंशन है 8th शेड्यूल में, बट इनमें से किस भाषा को हम शास्त्रीय भाषा घोषित करेंगे वो चीज मेंशन नहीं है, कि ये चीज हमारी क्लासिकल है, ये चीज नहीं है, ये क्लासिकल है, ये चीज नहीं है। तो वो चीज नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट यही बोल रही है कि भाई क्लासिकल लैंग्वेज जो थी वो तो एडेड थी, यूनियन गवर्नमेंट इज मेंशन द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ओके, कि कौन कौन सी जो क्लासिकल लैंग्वेज होंगी वो एडेड है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, फर्स्ट सही है। ठीक है, और ये थर्ड स्टेटमेंट क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग क्लासिकल लैंग्वेज इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, अब भाई क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। ओके, अब बात आती है क्लासिकल लैंग्वेज, ये घोषित कौन करता, डिक्लेयर कौन करता? ये करेगी यूनियन गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट तो करती है। उसके बाद एक क्राइटेरिया निकल कर आता है, क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या हो सकता है? 1500 से 2000 साल तक, साल पुरानी होनी चाहिए। ओके, और वो अलग होनी चाहिए, उनका अपना एक स्पेशल फीचर होना चाहिए। ठीक है, रिस्टोर होनी चाहिए वो, कि जो उसको बोलने वाले लोग उसको रिस्टोर कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा रहे हैं एक दूसरे को आगे। समझ गए, ये क्राइटेरिया है, यूनियन गवर्नमेंट ही बताती है ये चीजें भी। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर अब बात आती है कि क्लासिकल लैंग्वेज, जो मैंने एक चीज बोली आपको कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज नहीं है। देखो लैंग्वेज मेंशन है बट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी होगी वो मेंशन नहीं है। ये जो चीज आई थी क्लासिकल लैंग्वेज जैसा वर्ड, वो 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और 2004 में जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम सबसे पहले जिस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वो थी कौन सी? तमिल। 2004 में, समझ गए। उसके बाद संस्कृत 2005। उसके बाद दो लैंग्वेज और थी, तेलुगु और कन्नड़,
2008। नेक्स्ट मलयालम 2013, और उसके बाद उड़िया 2014। अब देखो, अब ये तो मैंने बता दिया कि भाई ये तो 6 लैंग्वेज तो ये थी और 5 ये हो गई, 11 हो गई। क्वेश्चन अब आएगा कि स्टार्टिंग जो एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है कि भैया आप स्टार्टिंग से और एंड तक सबसे पहले किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया और लेटेस्ट में किसको किया गया, तो उस हिसाब से आपको पूछ लेगा कि ऑर्डर में बताओ। तो ऑर्डर में पहले तो मैंने आपको बोला था कौन सी, पहले तमिल, उसके बाद संस्कृत, उसके बाद तेलुगु और कन्नड़, ओके, और उसके बाद मलयालम, उसके बाद उड़िया। उड़िया जो थी वो 2014 में ऐड की गई थी, और उसके बाद ये 5 लैंग्वेज और। तो इस तरह से इसका एक ऑर्डर बनेगा, ओके। तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, वो भी फर्स्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये बोल रहे हैं कि कुछ डांस है और स्टेट्स दिए हुए हैं, ओके। ठीक है भाई, डांस और स्टेट्स हमें दिए दिए, तो इसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए कि भाई डांस और स्टेट्स के बारे में क्या क्या चीजें। देखो ये कह रहा है कि कुचिपुड़ी तमिलनाडु में, मोहिनीअट्टम असम में, सत्रिय केरल में, और भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश में, ये डांस किए जाते हैं इस स्टेट में। तो क्या ये सही है? क्या कुचिपुड़ी तमिलनाडु में है? तो भैया नहीं। क्या मोहिनीअट्टम असम में है? नहीं। क्या सत्रिय असम में है? नहीं। क्या भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश में है? नो। तो भाई मैच द फॉलोइंग, इसमें से देखो स्टेटमेंट में, ये आंसर्स में, ऑप्शंस में, ये डी ऑप्शन नन आएगा इसमें, ओके। चलो मैं ई ऑप्शन बना देता हूँ नन, ओके। तो कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो, क्योंकि कुचिपुड़ी जो है, अलग पेन से मैं लिख देता हूँ, कुचिपुड़ी जो है वो है आंध्र प्रदेश में, ओके। सत्रिय असम में है, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, और जो मोहिनीअट्टम है वो केरल में है। देखो मैच द फॉलोइंग करके इस तरीके से वो पूछ सकता है, इस वजह से मैंने बोला है। अच्छा देखो, मैंने एक चीज बोली थी आपको जब क्लासिकल लैंग्वेज की हम बात कर रहे थे कि क्लासिकल डांस, ओके। तो क्लासिकल डांस कितने हैं? क्लासिकल डांस वो है 8। अच्छा, 4 तो ये हो गए, 4 तो ये कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्रिय, भरतनाट्यम। उसके बाद पांचवा है कथक, सिक्स्थ उड़ीसी, सेवंथ मणिपुरी, और एट, एट क्या हो सकता है बताओ भाई? हम्म, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, तो नेक्स्ट हो गई कथकली। तो ये 8 डांस जो है वो हमारे क्लासिकल डांस है। अच्छा, ये डांस ऐड किसने किया है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन से थ्रू या फिर किसी एक्ट के थ्रू? नहीं, ये है संगीत नाटक अकेडमी, तो इसने इनको ऐड किया है। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हम लोग इस डांस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे भरतनाट्यम है, जब ये न्यूज में है तो देखो भरतनाट्यम में क्या है, तमिलनाडु में तो ये है किया जाता है, बट यहाँ पर इसका वर्णन किसमें, अगर मैं बुक की बात करूँ तो वो है शिल्पाधिकारम, शिल्पा। अच्छा, मैं शिल्पाधिकारम लिखी किसने? इलंगो अधिकल ने। इसमें वर्णन है किस चीज का? देवदासी। अच्छा, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी श्याम सिंगारो, तो उसमें जो एक्ट्रेस होती है साई पल्लवी, तो वो देवदासी का ही रोल प्ले करती है, ठीक है। तो वो मूवी, तो इस तरह से देवदासी वगैरह जो मंदिर के अंदर होती है, कि उन्होंने भगवान शादी कर ली तो उनकी दासियां हैं वो, ठीक है, उन्हीं के साथ उन्हीं के अंडर में ही वो रहेंगी मंदिर में ही। तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद ये सत्रिय असम में है, तो ये तो वैष्णविज्म से कनेक्टेड है, ओके। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरला के अंदर। तो इतना ही ज्यादा, कुचिपुड़ी के अंदर ये भी यक्षगान डांस है, कुचिपुड़ी का अगर देखा जाएगा तो ये यक्षगान,
ठीक है, गणेश वंदना की जाती है इसमें। तो मेनली अगर कुछ पूछेगा भी तो वो इस तरीके से पूछेगा। और एक या तो कथकली से पूछता है, वो कथकली से तो पूछा हुआ है कि ये ब्रास लैम्प को लेकर डांस करते हैं। कथकली ब्रास लैम्प को लेकर लोग डांस करते हैं। जैसे आपने वो देखा है, वो एक मूवी आई होगी जिसमें वो बहुत जोर से आवाजें चिल्लाता है वो, ठीक है, मूवी याद नहीं आ रही, नहीं उसमें था वो सीन पूरा पूरा, ठीक। तो इसमें ब्रास लैम्प को लेके वो डांस वगैरह किया जाता है, परफॉर्म स्टार्ट किया जाता है, राइवल डॉन, मतलब अंधेरे के अंदर। चलो फिर, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, ये है चराव डैम्स, चराईदेव मोई डैम्स। अच्छा, ये चीज़ है क्या? देखो, मैंने आपके फायदे के लिए एक इमेज भी लेकर आया हूँ, ये रहा। इन्हें बोलते हैं चराव डैम्स। मेनली क्या है? चरावदेव मोई डैम्स। ये देखो यहाँ पर एंट्री पीरियड है, यहाँ एक मिट्टी का टीला है, और मिट्टी के टीले के ऊपर पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं साइड साइड में भी। यहाँ अंदर जाने के लिए, लेटने के लिए भी पानी वगैरह का सिस्टम, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अच्छा, ये देखो इसके लेकर स्टेटमेंट है मोई डैम्स को लेकर कि इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ए साइट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट हैज मेड इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट अंडर द कल्चर कैटेगरी। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जब नॉर्थ ईस्ट की कोई साइट है जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर कल्चरल कैटेगरी में ऐड किया गया है। तो ऐसे बोला क्योंकि जो चराव देव मोइडम्स है उन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कल्चरल कैटेगरी में ऐड किया गया है, इस वजह से ये साइट न्यूज में है। इस वजह से हो सकता है, देखो, इसको लेकर ये पूछ दे कि ये किस स्टेट में है, क्या ये फर्स्ट टाइम है या और भी पहले हो चुका है। इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल, क्या ये अरुणाचल में है? बताइए भाई। प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड मोइडम कॉन्स। अच्छा, एंशियंट टाइम में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑफिसर होता था जिसे हम बोलते थे मोइदम ओकन्स। एंड ए गार्ड ग्रुप, जो ग्रुप होता था उसे बोलते थे मोइदमिया। एंड दे बिलीव इन इनसाइट ऑफ आफ्टर लाइफ डेथ। जैसे कि हम लोग जब हड़प्पा पीरियड की बात करते हैं तो वो भी तो आफ्टर लाइफ बिलीफ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी चीजें जब दफना दिए जाते थे तो बहुत सारी चीजें रखे जाते थे उनके साथ, तो कुछ पोएट्री वगैरह, कुछ और चीजें, खाने पीने की चीजें, ठीक है, मिली है ना वो। उसके बाद है मोइडे मीन्स होम ऑफ सेपरेट, आत्मा का घर। एंड इट सिंबलाइजेज हेवन, अर्थ, कॉन्टिनेंट। बुरंजी ए जनरल ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स फ्रॉम अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी की एक क्रॉनिकल है जो हमें इस चीज के बारे में बताते हैं, जो रियल सोर्स के बारे में बताती है कि ऐसी कुछ चीजें होती थी। तो बुरानिज, तो बुरांजिस, ये किसकी है? अहोम डायनेस्टी। अब अहोम डायनेस्टी का वर्ड यहाँ पर आ गया तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई आंसर क्या हो सकता है। चलो हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है, देखो, नॉट द फर्स्ट टाइम। देखो ये नॉट यहाँ पर गलत है। ये पहले टाइम हुआ है कि साइट को ऐसा कल्चर कैटेगरी में साइट किया गया है, ऐड किया गया है नॉर्थ ईस्ट की। अब भाई मैं सिर्फ साइट की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि यार ऑलरेडी हम बात करेंगे कि उसकी क्या बोलते हैं, असम में, असम के अंदर मानस, काजीरंगा, ठीक है, इन पार्क की, ठीक है। तो ये भी तो नेशनल पार्क जो है उन्हें ऐड किया गया है, बट वो पार्क है ना, मैं एक प्रॉपर साइट की बात कर रहा हूँ। तो साइट ये फर्स्ट है, तो ये स्टेटमेंट होगी कर रहा हूँ। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, नो, ये असम में है। अब भाई अहोम डायनेस्टी का नाम सुनकर आप लोग समझ भी गए होंगे कि असम से बात की जा रही है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है कि ये आफ्टर लाइफ बिलीफ के बारे में बात करते हैं, ऑफिसर्स हैं मोइदम पुकंस, ठीक है, जो इन्हें प्रोटेक्ट करता था। उसके बाद फोर्थ है कि होम ऑफ सेपरेट, ये ठीक है, अहोम डायनेस्टी से भी ये ठीक है। और ये बुरंजिस जो एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है वो उसके बारे में बताती भी है कि ऐसी चीजें कुछ होती थी। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओनली थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ही हमारी सही है। न्यूज में क्यों थी मैंने आपको बता दिया। तो ओनली दो स्टेटमेंट करेक्ट। और कैसे दिखते हैं वो ये रहे, इसके नीचे भाई दफनाते थे वो लोगों को उस तरीके से।
तो ऐसा कुछ चीजें इसके अंदर होती हैं उसको बना के, ये जो एंट्री है ना यहाँ से। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग, इस बार दो तीन क्वेश्चंस हैं आई थिंक। ओके, ये देखो टाइटल और सिटी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये हैदराबाद को दिया हुआ है टाइटल। क्या कुछ सिटीज हैं उनको अलग अलग टाइटल दिया गया है, अब बताना है कि किस सिटी को किस टाइटल से जाना जाता है। ओके, न्यूज में क्यों है वो भी मैं बताऊंगा आपको। सिटी ऑफ म्यूजिक कोझिकोड, सिटी ऑफ लिटरेचर ग्वालियर चेन्नई वाराणसी, सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट जयपुर एंड श्रीनगर। बताइए भाई। हम्म। ओके, देखो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद ये ठीक है, सिटी ऑफ म्यूजिक ये हमारा गलत है, क्योंकि सिटी ऑफ म्यूजिक की अगर बात की जाए तो सिटी ऑफ म्यूजिक में तो ये भाई ग्वालियर है, तानसेन, चेन्नई, वाराणसी। सिटी ऑफ लिटरेचर में कोझिकोड है। तो ये दो तो अपना भाई क्या हो गई, अपोजिट हो गई। सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट जयपुर एंड श्रीनगर। तो हमारे दो स्टेटमेंट ये हमारी करेक्ट है। ओके, देखो न्यूज में क्यों थी, न्यूज में ये थी कि अभी लेटेस्ट में क्या किया गया है, श्रीनगर, श्रीनगर को क्या किया गया, ये ऐड किया गया लेटेस्ट में फोक एंड आर्ट्स के अंदर, क्राफ्ट्स में, क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया श्रीनगर को। ओके, और श्रीनगर ये फोर्थ सिटी हो गया है इस तरीके की उसमें। इससे पहले अगर हम बात करूं तो जयपुर, मल्लपुरम, ओके, और मैसूर और श्रीनगर। तो ये चार है और फोर्थ मैंने बता दिया श्रीनगर है। तो जयपुर, मलपुरम, मैसूर और श्रीनगर। समझ गए। सिटी ऑफ म्यूजिक और सिटी ऑफ लिटरेचर से पहले ही क्वेश्चन पूछ चुके हैं वो लोग, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। सिटी ऑफ म्यूजिक और सिटी ऑफ लिटरेचर हो सकता है यहाँ पर ऐसे इस तरीके से मैच द फॉलोइंग करके वो पूछ दे, तो आपको याद रखना है भाई। अब देखो ये जो चीज है सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोडे, ये तो इसी चीज को लेकर लिटरेचर दिवस को लेकर सिटी ऑफ लिटरेचर के बेसिस पर 23 जून, सिटी ऑफ लिटरेचर 23 जून को लिटरेचर दिवस के रूप में मनाते हैं भाई केरल के लोग। कोझिकोड केरल में है ना, समझ गए। और वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है, वो ये टाइटल वगैरह देते हैं, ओके, जो घोषित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये चीज आपको याद रखनी है। चार वो जो क्राफ्ट सिटी है चार है, और ये किस किस के कौन कौन सी सिटी शामिल है, यहाँ पर तो क्वेश्चन हो गई। और ये कुछ अलग सी चीजें हैं जो हमें करनी है, जो मैं उस तरीके से लेकर आया हूँ कि मेन मेन चीज पर फोकस कर लो। जो हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट बना के ऐसा पूछ दे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस वजह से मैंने ऐड किए हैं यहाँ पर। चलिए फिर यहाँ देखिए, फर्स्ट है चंद्रवल्ली केव कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर है, कर्नाटक में, ये आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में है। डेटिंग बैक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, अच्छा प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात की जा रही है। ओके, तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात की जा रही है विद एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन फ्रॉम द आयरन एज। अच्छा आयरन एज के टाइम से यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रूफ मिला है भाई, ठीक है। ये गुफा में, गुफा के अंदर गुफा वगैरह है, आयरन एज, ह्यूमन हैबिटेशन की प्रूफ वगैरह एविडेंसेस मिले हैं। अच्छा आयरन एज, अगर मैं आपको बात करूं तो आयरन एज कब से स्टार्ट मानी जाती है, क्या आप बता सकते हैं। आयरन की खोज लेटर वैदिक पीरियड, समझ गए, वहीं तो स्टार्ट हुई थी। तो इट इज ऑल्सो नाउन एज अनक्कली मठ, ये आपको याद रखना, ये अलग से एक टाइटल है इसका, अनक्कली मठ। सातवाहन, अच्छा इन्हें इसको जो चंद्रवल्ली केव्स है ये वगैरह जो कॉम्प्लेक्स वगैरह है, तो यहाँ पर सातवाहन, होयसल, विजयनगर, रोमन, चाइनीज पीरियड इंक्लूडिंग पेंटेड पोएट्री, कॉइन्स, इंक्रिप्शंस हो गए, या फिर हम मिथोलॉजिकली कनेक्टेड की बात कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किंग चंद्रहंस ऑफ कुंताला, कुंताला के किंग, जो किंग है उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी है। तो ये मेनली आयरन, क्योंकि एविडेंसेस की वजह से ये न्यूज में आई है कि चंद्रवल्ली केव कॉम्प्लेक्स में आयरन एजेस के कुछ ह्यूमन हैबिटेशंस के एविडेंस वगैरह हमें मिलते हैं, तो इस वजह से ये है। और ये तो एक्स्ट्रा चीजें हैं कि सातवाहन, होयसल, यहाँ पर कहीं ना कहीं पेंटिंग उस पीरियड की कुछ ना कुछ चीजें हमें यहाँ पर मिलती भी हैं।
ओके, ऑब्वियसली बात है भाई, चंद्रवली के कॉम्प्लेक्स मैंने बताया कि ये साउथ में है, कर्नाटक साउथ में है। तो जो साउथ के जो किंगडम्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ एविडेंस तो मिलेंगे। तो वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है केसरिया स्तूप। अच्छा, केसरिया स्तूप हो सकता है आ जाए भाई इस बार क्वेश्चन। तो ये तो मैंने बता दिया कि भाई बिहार और चंपारण में, यहाँ से तो हमें दिख गया क्यों है। देखो, टालेस्ट एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट स्तूप इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का। तो भाई इंपोर्टेंस तो हो जाता है कि भाई केसरिया स्तूप टालेस्ट लंबा भी है, लार्जेस्ट बड़ा भी है इन द वर्ल्ड। हालांकि स्तूप अगर बनते तो इसी तरीके से ये गोलाकार, मेड ऑफ ब्रिक्स, मड, लाइम मोर्टार। चाइनीज ट्रेवलर थे फायान और हुइनसांग, हु ट्रेवल टू इंडिया आल्सो मेंशन दिस। तो उन्होंने मेंशन किया है, हो सकता है वो स्टेटमेंट बना दे कि उन्होंने मेंशन नहीं किया। किसी ने भी कोई मेंशन नहीं किया इसके बारे में, अलग से कोई चीज है ये। तो भाई आपको याद रखना है कि फायान और हुइनसांग जो चाइनीज ट्रेवलर थे, उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया है। फिर यहीं पर ही वो ये स्टेटमेंट बना देगा कि फायान जो थे किसके टाइम पीरियड में आए थे, और हुइनसांग, हुइनसांग तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की बात है, और फायान, फायान किसके, गुप्ता पीरियड। ओके, तो ठीक है, जो चंद्रगुप्त गुप्त थे, चंद्रगुप्त गुप्त विक्रमादित्य। उसके बाद अल्सो मेंशन द स्तूप, इट इज बिलीव्ड, ये बिलीव किया जाता है दैट स्तूप वाज बिल्ट टू कोमेमोरेट द स्पॉट वेयर लॉर्ड बुद्धा गेव हिज, अपना 22वां जो उपदेश दिया था भाई, 22वां उपदेश। ये बिलीव किया जाता है कि ये उसको कॉमेमोरेट किया जाता है, उसकी याद में ये बनवाया गया था कि लॉर्ड बुद्धा ने यहाँ पर अपना 22वां सरमन दिया था। ओके, सरमन बोल तो एक तरह से महापरिनिर्वाण की भी वो मतलब बोला था उन्होंने कि भाई यहाँ पर मैं महापरिनिर्वाण करूंगा, अपना अपनी जो बॉडी है वो त्याग दूंगा, ठीक है। टू मार्क द प्लेस वेयर ही अनाउंस्ड हिज इमेंडिंग डेथ, इमेंडिंग डेथ को लेकर भी उपदेश भी है और इमेंडिंग डेथ भी है। तो बुद्धा अनाउंस्ड हिज प्रीवियस एग्जिस्टेंस एज ए चक्रवर्ती राजा अच्छा देखो, इस स्तूप को लेकर एक चीज और है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने यही बोला था कि मैं अपने प्रीवियस मतलब पहले जन्म में, इससे पहले जो ये जन्म हुआ है, इससे पहले मैं क्या था, एक चक्रवर्ती राजा था। और इसके एविडेंस इस स्तूप पर है। ठीक है, यही चीज ये बोली गई है इसमें। तो वो स्टेटमेंट भाई किसी भी तरीके से बना सकता है, वो बना सकता है कि चक्रवर्ती राजा के बारे में बोला गया है, या फिर 22वां सरमन, एक तरह से फैक्ट डाल सकता है वो। अब किसको पता है भाई 22वां था, 21वां था, 23वां था, या कैसा था। फिर उन्होंने अनाउंस किया था अपने खुद की कि इम्पेंडिंग जो इम्पेंडिंग डेथ है, महापरिनिर्वाण जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और बुद्धिज्म से तो भाई हर बार एक दो क्वेश्चन पूछता ही वो, एक साल छोड़ देगा, नेक्स्ट ईयर एक से दो क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब वो पूछता ही रहता है हर साल लगभग लगभग। ठीक है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से मैंने इसको ऐड किया है। आप समझ भी गए होंगे कि बुद्धिज्म से अगर बोल रहा हूँ तो एक उसका अपना खुद का एक डीप, एक अपना खुद का एक टॉपिक है भाई। ओके, एक हिस्ट्री है अपनी खुद की, एक थ्योरेटिकल पार्ट है अपना खुद का। नेक्स्ट है ज्योतिर्मठ या जोशीमठ। ठीक है, ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जोशीमठ बोलते थे पहले इसको, तो इसको बोला है कि नहीं, अब इसे हम जोशीमठ तो नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम ज्योतिर्मठ। ठीक है, ओके। तो इसे क्या बोलेंगे, ज्योतिर्मठ बोलेंगे, उत्तराखंड में है। इट इज वन ऑफ द फोर कार्डिनल मठ एस्टेब्लिश्ड बाय 8th सेंचुरी फिलोसफर आदि शंकराचार्य। अच्छा, आदि शंकराचार्य जी ने जो चार मठ वगैरह स्थापित किए थे, ओके, चार मठों की जो स्थापना की थी, उनमें से एक ये है ज्योतिर्मठ। प्रमोट अद्वैतवाद, वेदांत फिलोसफी है। अच्छा अद्वैत, अच्छा इस चीज को लेकर एक अब थोड़ा पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा कुछ चीजें कि ज्योतिर्मठ को लेकर। ठीक है, यहाँ है आदि शंकराचार्य को लेकर हम पढ़ लेते हैं। तो आदि शंकराचार्य, तो चार मठ की स्थापना की थी उन्होंने। अच्छा, मैं बात करूं ज्योतिर्मठ, ओके, ज्योतिर्मठ, गोवर्धन, ठीक है, उसके बाद श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी, और उसके बाद फोर्थ है शारदा। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, ये तो आपने बता दिया, पर ये है कहाँ कहाँ।
ज्योतिर्मठ तो आपने देख लिया कि भाई उत्तराखंड में है। गोवर्धन पुरी। उसके बाद जो सिंगेरी है ये कहाँ, रामेश्वरम। और शारदा ये द्वारका, गुजरात। ओके। तो ये हैं चार मठ। उसके बाद इनके बारे में बोला जाता है कि अद्वैतवाद को सपोर्ट करते हैं। वेदांत फिलोसफी जो है वो उनकी अद्वैतवाद है। इनके बारे में एक चीज और है, इन्होंने 11 जो उपनिषद थे उन पर टीका लिखा है। टीका मतलब उन्हीं के रिलेटेड कोई एक बुक लिखी है। ठीक है, गीता पर टीका लिखा है, ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा है। ओके। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब अद्वैतवाद की बात हम कर रहे हैं तो अद्वैतवाद है क्या। इसमें बोला जाता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत जो है, जो पूरा ब्रह्मांड है वो क्या है, वो मिथ्या है। लाइक ये जो ब्रह्मांड है वो कुछ भी नहीं है। रियलिटी में जो ब्रह्म है, जो हमारे अंदर की जो आत्मा है, वो ही सारा कुछ है। उसके अलावा कुछ भी यहाँ पर सत्य नहीं है। बाकी सारी चीजें जो है वो घटना है। लाइक आत्मा ही ब्रह्म है, ईश्वर की बात नहीं करते। ये सीधा बोलते, इसका सीधा मतलब है कि आत्मा ही है जो कुछ है। ठीक है, ईश्वर नहीं होता कुछ भी, ईश्वर जैसी चीज नहीं होती है। ये ऐसा बोलते हैं। जैसे हम लोग बहुत बार देखते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये चीज। अच्छा ठीक है, ये चीज तो आदि शंकराचार्य को लेकर हो गई। एक क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में कि अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैत और विशिष्ट अद्वैतवाद, ओके, द्वैतवाद सिद्धांत या द्वैताद्वैत, उसको लेकर क्या है कि उसमें मैच द फॉलोइंग कि किसने किसको दिया था उस चीज से। तो वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, हम कुछ चीजें देखते हैं यहाँ पर। मैंने लिखा कि एक तो है अद्वैतवाद, द्वैतवाद। उसके बाद है विशिष्ट अद्वैतवाद। उसके बाद है द्वैतवाद, द्वैतवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है द्वैताद्वैत। और उसके बाद है शुद्धाद्वैत। समझ गए। अब अद्वैतवाद की तो बारे में हमें पता चल गई कि शंकराचार्य ने दिया था। विशिष्ट अद्वैतवाद ये है रामानुजाचार्य। तो भाई जो बोल रहा था कि, जो आप बोल रहे थे कि हिंदी में बताओ, ये रहा भाई हिंदी में। द्वैतवाद माधवाचार्य। पता होना चाहिए भाई, ये कैसे भी कहीं से भी पूछ सकता है वो, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीजें। ओके। उसके बाद द्वैताद्वैत, ये किसने बोला है, ये बोला है किसने। तो द्वैताद्वैत की बात की जाए तो वो है निम्बार्क, निम्बार्क। और शुद्धाद्वैत की बात की जाए तो वो है वल्लभाचार्य। ओके। तो इन्हें तो, और जो सूरदास, उन्हें पुष्टि मार्ग संप्रदाय का जहाज कहा जाता है। ठीक है। देखो माधवाचार्य ने जो दिया था ये द्वैतवाद, इसकी मेन चीज ये है कि ये जगत जो संसार है और ब्रह्म दोनों को सत्य मानते हैं। ठीक है, जगत भी है प्लस ब्रह्म भी है, दोनों है। और दोनों का अपना अलग से अस्तित्व है, ये आपको पता होना चाहिए द्वैतवाद में क्या चीज है। अद्वैतवाद की मैंने बता दी कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, कि वो सिर्फ आत्मा को मानते, ईश्वर नहीं होता ऐसी चीज मानते वो लोग। ठीक है, ये तो हो गया आपका, ये यहाँ है। द्वैतवाद में जगत और ब्रह्म दोनों सही है और दोनों का अपना अलग अस्तित्व है। और विशिष्ट द्वैतवाद में क्या चीजें बोली जाती हैं, विशिष्ट द्वैतवाद में बोलते हैं कि जीव और जगत का सृजन जो किया है, लाइक जितने भी यहाँ पर जीव हैं प्लस जो ये संसार है, इसे किसने बनाया है, इसे ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर क्या है, ईश्वर सृष्टा है और जगत जो ये संसार है वो उसका अंश है। ओके। तो भाई दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो दोनों को ही मानते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। उपनिषदों पर और ब्रह्मसूत्र है या गीता है, उस पर टीका भी लिखा है। और इस शंकर की तरह ही वेदांती भी थे। ठीक है। श्रीरंगम के मठ जो है उसके मठाधीश भी थे रामानुजाचार्य। तो इतनी सारी चीजें इनको लेकर है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में क्या चीजें हैं, देखो ये है कामाख्या टेम्पल। ओके। काम यहाँ से क्या चीज हो सकती है, यहाँ से देखो ये चीज आएगी, अंबुबाची मेला। पता होना चाहिए भाई, अंबुबाची मेला ये कहाँ लगता है, कामाख्या टेम्पल इन असम। ठीक है, असम में लगता है कामाख्या मेला। लोकेटेड ऑन द नीलांचल हिल्स,
अच्छा, नीलांचल हिल्स कहाँ है? असम में। हिल्स को लेकर भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना। इट इज वन ऑफ द 51 शक्ति श्री। अच्छा, शक्तिपीठ जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक ये है, ऐसा बोला जाता है। बिलीव किया जाता है कि द प्लेस वेयर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ गॉडेस सती सेटल। अच्छा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आई नो यू वजाइना पार्ट, ठीक है, पढ़े लिखे हो आप सब लोग, ऐसा तो नहीं समझदार हो। तो जो वजाइना वाला पार्ट है वो यहाँ पर आके गिरा था। आपने जैसे आप लोग मूवीज वगैरह देखते हो या फिर कोई ना कोई शो आता है तो उसमें बोलते हैं ना कि जब माता सती जल गई थी या फिर, तो वो नीचे गिरा था, तो जगह जगह पर वो शक्तिपीठ वगैरह, तो 51 शक्तिपीठ की स्थापना की गई थी। तो उसमें जो रिप्रोडक्टिव वाला ऑर्गन था वो यहाँ पर गिरा था, कामाख्या। इस वजह से यहाँ पर कामाख्या टेम्पल नाम ही कामाख्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तांत्रिक वर्शिप की जाती है, तंत्र वंत्र वगैरह वो सब चीजें की जाती हैं। और हेयर द बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ आर्यन और नॉन आर्यन कम्युनिटी कन्वर्ट। तो आर्य जो थे और नॉन आर्य जो थे वो दोनों ही अपनी अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। समझ गए। नेक्स्ट श्री जगन्नाथ टेम्पल, ये पूरी उड़ीसा में है भाई। और पुरी के अंदर ही वो एक, मैंने बोला था ना, एक मठ भी है। ओके, पता है ना आपको, जो अ, शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था, गोवर्धन पुरी, उड़ीसा। तो बिल्ट ड्यूरिंग रूल ऑफ अनंत, अच्छा किसने बनवाया था? अनंत वर्मन चोडगंग देव, फाउंडर ऑफ गंग डायनेस्टी इन फर्स्ट पार्ट ऑफ 12th सेंचुरी एडी। कलिंगा आर्ट, और आर्किटेक्चर कौन सा है? आर्किटेक्चर जो स्थापत्य कला है वो कलिंगा है। और जो किसी का ही पार्ट है, नागर शैली का ही पार्ट है, नागर स्टाइल। पता होना चाहिए आपको, नागर स्टाइल में है। क्योंकि जो निर्माण शैली है उससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नागर शैली से है या फिर वैसर शैली है या द्रविड़ शैली है, उस तरीके से। तो ये कलिंगा जो आर्किटेक्चर है वो नागर शैली का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और भाई शेयर भी करना लोगों के पास, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो का लाभ उठाएं ज़्यादा लोग। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।